जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे 1857 की क्रांति के एक और नायक की। आज की कहानी के नायक एक राजा थे जिन्हें 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। वो राजा जिसके हाथ किसी अंग्रेज़ के खून से नहीं रंगे थे, वो राजा जिसने मुसीबत में फंसे अंग्रेज़ों की जान बचाई थी। वो राजा जब गिरफ्तार हुआ तो दुनिया को मानवता की और सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेज इतना नीचे गिर गए थे कि उस राजा की रानी और उसके परिवार की दूसरी महिलाओं के गहने तो गहने, वस्त्र तक भी, कीमती वस्त्र तक भी छीन लिए थे। जी हाँ, आज बात करेंगे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की। और मेरे पीछे ये भवन जो देख रहे हैं, ये है राजा नाहर सिंह पैलेस, राजा नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ में। इस महल को भी देखेंगे, इस महल को भी समझेंगे और राजा नाहर सिंह की कहानी भी समझेंगे। उन दिनों बल्लभगढ़ एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसकी नींव रखी थी राजा नाहर सिंह के पूर्वज चौधरी राम गोपाल सिंह तेवतिया ने। वो पलवल के पास जनौली गांव के रहने वाले थे। वहाँ से माइग्रेट होके इधर आए और यहाँ पास में एक गाँव है सीही, संत सूरदास वाला सीही, वहाँ के वो रहने लगे। और फिर वहाँ उन्होंने अपना एक दल बनाया, संगठन बनाया। और जैसा आपने को अकाउंट्स मिलते हैं हिस्ट्री के कि ये जो दिल्ली मथुरा हाईवे है, वो इस पर जो ट्रैवलर्स थे उनको उन्होंने हैरेस करना शुरू कर दिया। अब देखें, इस पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है कि ये तो बहुत ख़राब बात है। ठीक बात है, आज के मापदंड पे यदि हम देखेंगे तो बड़ी ख़राब बात है, लेकिन ये तो वो ज़माना था जब जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। ऐसे ही किंगडम्स बनी हैं सारी। उन्होंने जब ऐसा शुरू किया तो ये मुग़लों का राज था। उनकी ताकत को देख के उनको सीही गांव का ज़मींदार अपॉइंट कर दिया मुग़लों ने। अब वहाँ से उस टेरिटरी में जो लगान किसानों से लेना है, अब वो वसूल करते थे और उसमें उनको जो उनका हिस्सा मिलता था बाकी मुग़लों को चला जाता था। तो इस तरह शुरुआत वो ज़मींदारी से होती है चौधरी राम गोपाल सिंह तेवतिया से। और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर उनके लड़के आते हैं चरणदास, फिर उनके लड़के आते हैं बलराम सिंह। बलराम सिंह काफ़ी इसका विस्तार करते हैं, बल्कि बल्लभगढ़ नाम भी वहीं से आता है। उन्होंने किला बनाया यहाँ पे, बलरामगढ़ उसका नाम रखा और यही बलरामगढ़ आगे चल के बल्लभगढ़ हुआ। और फिर 6ठी-7वीं पीढ़ी में आके यहाँ पे राजा नाहर सिंह का जन्म होता है 6 अप्रैल 1821 को। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें जी, ये है मुख्य आंगन इस महल का, इस पैलेस का, राजा नाहर सिंह पैलेस। इसको देखते हैं और देखते देखते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इधर चलें। देखें, ये जो जगह है, जैसा मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पे उनका दरबार लगता था, राजा का दरबार लगता था, कोर्ट लगता था यहाँ पे उनका। यहाँ राजा का कोर्ट लगता था। यहाँ एक झूला भी रखा है। मैं एक बार पहले भी यहाँ आया था। उस ज़माने में ये झूला इधर कहीं रखा था, अभी ये टूटा हुआ है, तब ये काम करता था। तो इस जगह दरबार लगता था राजा का। और इधर देखें, यहाँ एक कमरा है, आपको मैं बताऊं, छोटा सा। ये क्या होगा, क्यों होगा, ये समझेंगे। ये देखें जी, ये 2 बड़ी बड़ी स्लाइडिंग बोल्ट हैं और ये फिर दरवाज़ा है। इस दरवाजे को खोलने के लिए इन बोल्ट से इसको खोला जाता था। और इसके अंदर क्या है मैं वो दिखाता हूँ नज़दीक से आपको। ये जगह किस काम आती होगी, मेरी समझ के अनुसार यहाँ उनकी ट्रेजरी रही होगी, ख़जाना रहता होगा। पर मैं यहाँ के स्टाफ से पूछ रहा था, अभी यहाँ हरियाणा टूरिज़्म का ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैं स्टाफ से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये शायद यहाँ पर कैदी को रखा जाता था। पर मेरे हिसाब से ये शायद ट्रेजरी रही होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको नज़दीक से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर ये एक और तिजोरी जैसी कोई चीज़ है। ये देखिए, ये उसका शटर है। इसको मैं, ये देखिए,
ये घुमा रहा हूँ और इसमें ध्यान से देखेंगे अंदर दोनों तरफ रैक्स बने हुए हैं। तो रैक्स कैदी को रखने के लिए रैक्स तो नहीं रखे जाएंगे और इसकी जगह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। अंदर हम देखें, इस कमरे के अंदर ये लोहे की एक चेस्ट कह सकते हैं, बड़ी सी चेस्ट है लोहे की, जिसमें दोनों तरफ रैक्स हैं। अलमीरा है ये एक तरह की। तो इसमें वो अपना रुपए या सोना चांदी हीरे मोती ख़जाना इसमें वो रखते रहे होंगे, मेरा अनुमान तो यही है। तो जैसा मैंने पहले बताया, 6 अप्रैल 1821 को नाहर सिंह का जन्म होता है। पिता थे राजा राम सिंह और माँ थी बसंत कौर। अच्छा, बचपन में इनका नाम नाहर सिंह नहीं था, इनका नाम होता था नरसिंह। अब नरसिंह नाहर सिंह कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब ये बड़े हुए, जवान हुए, तो शिकार खेलने जंगल में गए। अब शिकार खेलने जंगल में जाया ही करते थे, राजा महाराजा सभी जाते थे, बड़े बड़े लोग जाते थे। तो ये गए हुए थे, एक शेर आ जाता है और इनका अंगरक्षक है हरचंद। अंगरक्षक का नाम है हरचंद। शेर अंगरक्षक पे हमला करता है, हरचंद मारा जाता है, लेकिन नरसिंह अपनी तलवार से उस शेर को मार देते हैं। तो जब शेर को मारने के बाद ये सुरक्षित वापस महल पहुंचते हैं और इस बात का पता जब चलता है लोगों को, तो अब ये नरसिंह नहीं, अब ये नाहर सिंह हो जाते हैं। इनका नाम बदल दिया जाता है नाहर सिंह। शेर का ही दूसरा नाम नाहर भी होता है, तो ये नाहर सिंह हो जाते हैं। खैर, 6 अप्रैल 1821 को जन्म हुआ। अभी 8 साल के ही थे कि पिता राजा राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद ये राजा बनते हैं, लेकिन उम्र है सिर्फ 8 साल। तो राजकाज इनके मामा देख रहे हैं, नवल सिंह, और ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 1839 में इनका फिर फॉर्मल कोरोनेशन होता है। ये विधिवत राजा का काम स्वयं संभालते हैं 1839 से। अगर बात करें नाहर सिंह की शिक्षा की, तो ये हिंदी भी जानते थे, उर्दू जानते थे, फारसी जानते थे और अंग्रेज़ी भी जानते थे, अंग्रेज़ी भी पढ़े थे। देखिए, ऐसी ही समानता राव तुलाराम में भी मिलती है। रिवाड़ी के राजा राव तुलाराम, वो भी 1857 की क्रांति के नायक हैं। उनके ऊपर भी वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। वो भी हिंदी भी जानते थे। हिंदी जिस क्षेत्र में वो रहते थे, वहाँ अहिरवाटी कहते हैं वहाँ की ज़ुबान को, वो हिंदी ही है, एक डायलेक्ट है हिंदी का। वो हिंदी भी जानते थे, उर्दू फारसी भी जानते थे और अंग्रेज़ी भी जानते थे। इसी तरह नाहर सिंह भी हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी भी जानते थे। 1837 में नाहर सिंह का विवाह होता है कपूरथला राज्य की राजकुमारी रघुवीर कौर से। कहीं अकाउंट्स में किशन कौर भी लिखा मिलता है, तो जो भी नाम रहा होगा, कपूरथला राज्य की वो राजकुमारी हुआ करती थी। देखें, पंजाब में कुछ रियासतें थीं, वो कपूरथला है, नाभा है, पटियाला है, जींद है। जींद आज हरियाणा में है। उस समय ये जो चारों रियासतें थी, वो जाट राजा होते थे, सिख राजा थे, और ये भी नाहर सिंह, ये भी जाट थे। तो इनका विवाह वहाँ होता है कपूरथला की राजकुमारी से। तो राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का प्रशासन संभाल लिया। ये छोटी सी रियासत थी, जैसा मैंने पहले बताया। कुल 121 गांव थे, तकरीबन 57,000 की आबादी थी। तो छोटी सी रियासत है। और देखें, 1803 में जब मराठों और अंग्रेज़ों का समझौता हुआ, तो ये दिल्ली टेरिटरी और इसके आसपास का क्षेत्र ये अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था। तो एक तरह से 1803 के बाद ये जो रियासत भी थी, इसकी सुजरेनिटी अंग्रेज़ों के पास जा चुकी थी। तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और फिर आया वर्ष 1857। मई का महीना, 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हो जाती है। और फिर वो क्रांतिकारी 10 मई की ही रात को निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। 11 की सुबह वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। पिछले वीडियोस में आपने ये सब देखा है। उस दिन राजा नाहर सिंह दिल्ली में ही थे। वो कुछ खरीदारी करने शायद गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी है, उनका भाई है, उनका साला भी है। तो जब दिल्ली में वो सब हुआ और लाल किले तक क्रांतिकारी पहुंच गए, वो बहादुर शाह जफ़र को मना रहे हैं कि आप अब बागडोर संभाल लीजिए, आप हिंदुस्तान के बादशाह बनिए। उसी दिन राजा नाहर सिंह कोशिश करते हैं बहादुर शाह जफ़र से मिलने की। उन्होंने कई सारे पत्र लिखे हैं जफ़र को। उन पत्रों में उल्लेख मिलता है जिसमें वो बता रहे हैं बहादुर शाह जफ़र को
कि मैंने उसी दिन आपसे मिलने की कोशिश की। अब वो कोशिश सफल हुई थी कि नहीं हुई थी, इस पर इतिहासकार एक राय नहीं है। कुछ का कहना है कभी मिले ही नहीं, कुछ का कहना है कि उनकी भेंट हुई थी। तो खैर, वो भेंट हुई थी या नहीं हो पाई थी, भेंट करने की कोशिश तो हुई थी, ऐसा वो अपने पत्रों में स्वयं बता रहे हैं। और फिर वो तुरंत बाद बल्लभगढ़ आ गए थे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि राजा नाहर सिंह वहाँ से अचानक आ गए बल्लभगढ़, और जो ख़रीदारी दिल्ली में की थी वो सामान भी वहीं रह गया। इसके बाद एक पत्र, इनके एक ऑफिसर रहे हैं अहमद अली, वो एक पत्र लिख रहे हैं बादशाह बहादुर शाह जफ़र को, और उस पत्र में वो लिखते हैं कि राजा अचानक आ गए और जो सामान उनका वहाँ था वो वहीं छोड़ आए हैं, कपड़े हैं, बाकी सामान हैं। तो वो सामान लेने अब यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, बैलगाड़ियाँ गई होंगी, कि वो गाड़ियाँ जो जाएंगी उनको हैरेस ना करें रास्ते में क्रांतिकारी विद्रोही कि ये किसकी गाड़ी हैं। देखिए, बिल्कुल वो एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल था कि जो क्रांति करके आए थे मेरठ से, या जो दिल्ली में फिर जिन्होंने की, वो सारे के सारे भारत आज़ाद हो, ये बातें नहीं थी, बहुत सारे कारण थे। और जब ऐसा एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसमें 20 तरह के एलिमेंट्स अपने आप शामिल हो जाया करते हैं, स्वार्थी तत्व भी शामिल हो जाया करते हैं। आज भी हम देखते हैं कोई भी मूवमेंट होगा तो उसमें गलत किस्म के लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो तब भी हुआ होगा। तो रास्ते में आते जाते लोगों को लूटा भी जा रहा था। तो अहमद अली पत्र लिख रहे हैं बहादुर शाह जफ़र को कि आप वो परमिट जारी कर दीजिए, जिस परमिट को लेके वो गाड़ी फिर जाएंगी यहाँ से, ताकि रास्ते में उनको कोई रोके ना टोके ना। ये पता होगा कि बहादुर शाह जफ़र की परमिट से गाड़ी जा रही है, और फिर वहाँ जो दिल्ली गेट से वो एंटर करेंगे दिल्ली के अंदर, वहाँ गार्ड्स उनको रोके ना, वो अपना सामान ताकि लेके हम वापस आ जाएं। और राजा पत्र नहीं लिख रहे हैं, अहमद अली क्यों लिख रहे हैं? तो उस पत्र में वो ये भी बता रहे हैं कि वो व्यवस्था देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं आसपास का, आपके ही दिए काम पे वो लगे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि राजा नाहर सिंह वहाँ से बड़ी जल्दी में आए होंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर, इस महल को ज़रा ऊपर से देखते हैं और साथ ही साथ इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सीढ़ियाँ कहीं भी चले जाएं, किन्हीं महलों में चले जाएं, किलों में चले जाएं, पुराने ज़माने की जो सीढ़ियाँ वो कंफर्टेबल नहीं हैं। उन लोगों को तो रही होंगी, पर आज जैसा हम लोगों का लाइफस्टाइल है उसमें 6 से 8 इंच तक का ही राइज़र रखा जाता है। यहाँ 1-1, 1.5 फुट, बल्कि पिछले दिनों जब मैं गया था ओरछा, वहाँ चतुर्भुज मंदिर देखा तो उसकी तो इतनी थी राइज़र, 2 फुट रहा होगा। आज मेरे घुटनों का असली इम्तिहान है। यहाँ चतुर्भुज मंदिर में जो सीढ़ियाँ हैं ना, 1.5 से 2 फुट ऊंचे उनके राइज़र हैं। मेरे घुटने पहले से कमज़ोर हैं, और वाह जी वाह, कमाल हो गया। ये देखें, ओहो हो, हाँ आज तो वाह जी वाह। ये झरोखा, बरसात का मौसम हो तो यहाँ पे अंदर आप बैठें, अच्छी हवा लगेगी। ये देखिए, ये है झरोखा मेन एंट्रेंस के ऊपर। यहाँ इसके नीचे से हम एंटर करते हैं तो इसमें भी नक्काशी आप देखेंगे, ये वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ और बहुत अच्छी नक्काशी इसके ऊपर कर रखी है। यहाँ से आप देखें, अब जब शाही सवारियाँ निकलती हैं, रॉयल प्रोसेशन निकलता है, राजा हाथी पे सवार हैं, उनके आगे पीछे चल रहे हैं बाकी लोग, तो सामने की तरफ से वो आते होंगे, और यहाँ ऊपर बैठ के इसी झरोखे से रानियाँ और बाकी परिवार की महिलाएं वो सब देखती रही होंगी। अब देखें, क्रांति तो शुरू हो गई, सवाल ये कि राजा किधर जाएं। एक तरफ अंग्रेज़ जिनका कल तक राज था और भरोसा नहीं कल फिर आ सकते हैं, दूसरी तरफ बहादुर शाह जफ़र और उनके साथ बाकी क्रांतिकारी। अब बहादुर शाह जफ़र का साथ दें तो इस बात का डर है कि अगर ये हार गए, कल अंग्रेज़ों का राज फिर से आ गया तो मेरा क्या। और अंग्रेज़ों का साथ दें तो ये डर है कि अंग्रेज़ हार गए और बहादुर शाह जफ़र और क्रांतिकारी जीत गए तो मेरा क्या। तो ये चिंता राजा को भी है।
और सिर्फ एक नाहर सिंह को नहीं, हम जब पढ़ते हैं ना उस समय तकरीबन सभी को ये परेशानी थी। सो मच सो हमने जज्जर के नवाब अब्दुल रहमान के ऊपर वीडियो किया, वहाँ भी यही दुविधा थी। वो बहादुर शाह ज़फ़र को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बातों से लिप सर्विस दे रहे हैं, उधर अंग्रेज़ों के भी संपर्क में हैं, उनको भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ, उनको फांसी हुई। कमोबेश यही हालत राजा नाहर सिंह की है। राजा नाहर सिंह भी इस दुविधा में है और इस दुविधा में वो दोनों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है दोनों में से कोई खुश नहीं होता। बहादुर शाह ज़फ़र को लिखे उनके 16 पत्र तो मैं पढ़ पाया हूँ, और उन 16 पत्रों में अधिकतर में वो एक ही बात कह रहे हैं, बार बार विश्वास दिला रहे हैं कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल आपका सेवक हूँ, आपका सच्चा सेवक हूँ, ख़ानदानी सेवक हूँ, मेरे पुरखे आपके पुरखों की सेवा करते आए हैं, मेरी लॉयल्टी बिल्कुल आपके साथ है। और बहादुर शाह ज़फ़र उनको बुला रहे हैं कि आप दिल्ली आइए, आप दिल्ली आइए, मेरे दरबार में हाज़िरी दीजिए। अब बादशाह बुला रहे हैं और ये नहीं जा रहे, ये नाफरमानी है, आज्ञा का उल्लंघन है। तो फिर कैसे जस्टिफाई करें? तो हर पत्र में, हर दूसरे पत्र में राजा नाहर सिंह बहादुर शाह ज़फ़र को लिख रहे हैं कि देखें जी, यहाँ मेरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और मैं उसकी हिफाजत में लगा हुआ हूँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। पाली गांव के लोग बड़ा उत्पात मचा रखा है, आते जाते सड़क पे लोगों को लूट रहे हैं, और यहाँ तक भी हो रहा है कि वो बल्लभगढ़ में भी उन्होंने वायलेंस कर रखी है। तो बार बार ये पत्रों में लिख के बता रहे हैं कि जैसे ही हालात ठीक हुए मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ये भी बार बार लिख रहे हैं कि देखें, कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो मेरे दरबार में थे और वो अब चले गए हैं, वहाँ आपके यहाँ दरबार में पहुँच गए हैं। मेरे यहाँ उन्होंने बड़े फ्रॉड्स किए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हैं, और यहाँ गबन करके, मेरे ख़जाने में गबन करके वो यहाँ से तो भाग गए डर के मारे। जब उनकी चोरियाँ पकड़ी गई तो यहाँ से तो वो भाग लिए। उन्होंने आपके यहाँ शरण ले रखी है, अब वो आपके दरबार में जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं और मेरे विरुद्ध आपके कान भरते हैं। आपकी सदा इतनी कृपा मुझ पे रही, लेकिन अब आपकी भी नज़रों में मैं विश्वास के लायक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने झूठी बातें कर करके आपके कान भर रखे हैं। आप प्लीज़ उनकी बातों पे विश्वास ना करें। ये एक पत्र में उनके नाम भी दे रहे हैं, और नाम के साथ साथ कौन कितने पैसे यहाँ से चुरा के भागा है वो डिटेल्स भी बता रहे हैं। सबसे ऊपर नाम उसमें आता है हकीम अब्दुल हक, जो इनके दीवान थे। कहते हैं 10 लाख रुपए तो वो लेके भाग गया। कुल 11,25,000 रुपए की वो लिस्ट देते हैं, और बल्कि एक दूसरे पत्र में वो लिख रहे हैं, तो मेरी आपसे इल्तजा ये है कि आप इनको अरेस्ट करिए और अरेस्ट करके मुझे हैंड ओवर करिए, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइम करके भागे हैं। इनको मैं सज़ा दे सकूं, और फिर इनसे जो भी रिकवर होगा उसमें से आधा मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। बल्कि यहाँ तक होता है 2 बार ईद आती है इस दौरान। 28 मई को नाहर सिंह एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं बहादुर शाह ज़फ़र को कि मैं 5 स्वर्ण मुहरें आपको भिजवा रहा हूँ, ये मेरी ओर से तोहफ़ा है ईद उल फ़ितर का। फिर 5 अगस्त को भी, अब ईद उल अज़हा आया, अब वो 8 स्वर्ण मोहरें भिजवा रहे हैं, और इस पत्र में वो लिख रहे हैं कि 5 आपके लिए, 2 बेगम के लिए जीनत महल, और 1 शहजादे जमा बख्त के लिए, कि मेरी ओर से ईद का ये उपहार आप स्वीकार करें। इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र का पत्र आता है इनको, और उस पत्र में वो कहते हैं कि देखें, रिवायत ये नहीं है कि ईद पे कोई उपहार आपको दे, कोई प्रेजेंट आपको दे और आप उसको रिटर्न कर दें, इसलिए रख रहा हूँ, लेकिन इससे मेरी नाराज़गी कम नहीं हो गई। मेरी नाराज़गी यूं की यूं बरकरार है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम लॉयल हो मेरे साथ। तो ये लगातार इनके बीच में चल रहा है झगड़ा। अब दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के साथ क्या हो रहा है इस दौरान? अंग्रेज़ों के साथ भी इनका खूब पत्र व्यवहार हुआ है, वहाँ भी कुछ मदद दी गई है। अब क्या मदद अंग्रेज़ों को दी, किस तरह का पत्र व्यवहार हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। पर पहले आगे चलते हैं, इस महल का ज़रा बाकी बचा हिस्सा जहाँ पे महिलाएं परिवार की रहा करती थी वो और देख लेते हैं। आइए। ये देखें, ये भी झरोखा, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही हो नीचे,
यहाँ पे कोई कल्चरल इवेंट हो रही हो, कोई और एक्टिविटी हो रही हो, तो फिर वहाँ बैठ के, झरोखे में बैठ के, वहाँ जो रॉयल फैमिली है वो उसको देख सकते हैं। आइए जी। ये देखें, ये तो देखें जी, ये महल का वो हिस्सा है जहाँ पे राज परिवार की महिलाएं रहती थी, रानी और बाकी सब लोग। अभी यहाँ पे हरियाणा टूरिज़्म का चूँकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे वो रूम्स ये रहने के लिए देते हैं। और ये सामने देखेंगे, वहाँ पे लिखा है 22 और मेरे सामने है 21। ये दोनों एक जैसे स्वीट हैं। और जैसा मैंने पता किया यहाँ स्टाफ से, इनमें अगर कोई रहता है तो यहाँ शायद 2600 रुपया पर डे का है इसका चार्ज। ऐसे 2 स्वीट हैं इनके पास और कुल मिला के 8 कमरे हैं यहाँ पे। इधर इसमें हम अंदर जाते हैं तो 2 कमरे अपने को इधर भी मिलते हैं और इसके अलावा 2 कमरे ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। कुल मिला के 8 कमरे आज के किराए पे देते हैं यहाँ पे। मेरे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज हैं। इस कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटी क्या है, आप एक टूरिस्ट की तरह भी यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं वो ज़रा सुभाष जी से जान लेते हैं। राजा नाहर सिंह महल एक ऐतिहासिक धरोहर है फरीदाबाद शहर की और अभी हरियाणा टूरिज्म इसको चलाता है जी। इसमें हमारे यहाँ रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ है, रूम्स हैं और सबसे बढ़िया यहाँ पे जो मैरिज फंक्शंस और शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, सीरियल्स की होती हैं और जो एडवर्टाइज के लिए छोटे छोटे शूट वो बहुत फिल्माए जाते हैं। तो फिल्मों की शूटिंग जैसे अब बता रहे हैं जी, कौन कौन से नामी स्टार, बड़े स्टार यहाँ आए हों, कुछ बताएंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे रक्षाबंधन फिल्म की शूटिंग हुई थी। अच्छा। उसमें अपने अक्षय कुमार जी थे। इसके अलावा ऊंचाई फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ और भी काफ़ी स्टार्स थे। तो ये आंगन था, यहाँ पे महिलाएं, यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ भी होती होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती होंगी। तो ये महिलाओं के बेसिकली रहने की जगह है। अब बात करते हैं उस पत्र व्यवहार की, उस संपर्क की जो राजा नाहर सिंह और अंग्रेज़ों के बीच रहा। और मैं 3 सोर्सेज का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, वैसे सोर्स बहुत सारे हैं पर 3 मैं आपको बताऊँ। एक, डॉक्टर केसी यादव ने पुस्तक लिखी रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। दूसरा, सीबी शौरान द गैलेंट हरियाणा। तीसरा, डॉक्टर राजपाल सिंह मार्टिर राजा नाहर सिंह। और भी बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट दे दूंगा। तो जब हम वेरियस सोर्सेज को देखते हैं तो संपर्क राजा नाहर सिंह का अंग्रेज़ों के साथ रहा, इस बात का पता चलता है। 24 मई 1857 को वो एक पत्र लिख रहे हैं विलियम फोर्ड को, जो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर थे, और उनको बता रहे हैं कि देखें, मैंने अंग्रेज़ों के बिहाफ पे पलवल, पाली और फतेहपुर, ये जो परगने हैं, मैंने इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया है। क्यों कि जब विद्रोह हुआ तो यहाँ से सब अंग्रेज अधिकारी तो भाग गए, यहाँ कोई है नहीं, और ये इलाके विद्रोहियों के हाथ में ना आ जाएं, इसके लिए इनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने टेक ओवर किया है आपके बिहाफ पे। तो वहाँ वो अंग्रेज़ों को बता रहे हैं कि इन एरियाज़ को मैंने लिया है, तो ये मैं कोई अलग अपनी सत्ता कायम नहीं कर रहा, आपके बिहाफ पे मैंने ऐसा किया है। उधर बहादुर शाह जफ़र को भी वो लिख रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि देखिए, यहाँ मैंने टेक ओवर कर लिए हैं, ये अंग्रेज़ों के पास जो इलाके थे ये मैंने उनसे छीन लिए हैं और ये अब हमारे पास हैं। बल्कि वो पलवल, पाली उनको दे दिए जाएं, उनके नाम से सनद जारी कर दी जाए बहादुर शाह जफ़र की ओर से, ऐसा भी वो पत्र लिख रहे हैं। तो इससे अपने को ये कन्फर्म तो होता है कि वो दोनों से संपर्क में हैं। जून 1857 में उन्होंने कई पत्र लिखे हैं, शायद 15 जून को, एक ही दिन में। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कॉल्विन, तो कॉल्विन को पत्र लिख रहे हैं। वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिख रहे हैं। आगरा के कमिश्नर हैं हार्वे, उनको पत्र लिख रहे हैं।
और उनको पत्र लिख के वो बता रहे हैं कैसे कैसे विद्रोह हुआ, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। खैर, अब अंग्रेज़ों के साथ ये संपर्क में हैं और बहादुर शाह ज़फ़र के साथ भी संपर्क में हैं। अपने को ऐसा भी पता चलता है कि डॉक्टर केसी यादव भी लिख रहे हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों को दिल्ली पे जब दोबारा अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ उससे कुछ समय पहले इन्होंने 3 हाथी भेजे, 97 घोड़े भेजे, 27 बैल भेजे और 25 गन भेजी। तो इतनी सारी मदद उनको की है, ऐसा डॉक्टर केसी यादव लिखते हैं। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और अब दिल्ली पे तो उनका कब्ज़ा था, लेकिन दिल्ली के आसपास, दिल्ली के वेस्ट में अभी भी विद्रोह चल रहा था और यहाँ के कई सारे रॉयल चीफ्स थे। झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान, वो वीडियो हम दिखा चुके। फिर चाहे फरुखनगर हो, राव तुलाराम हो रेवाड़ी में, और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, तो इनको भी सबड्यू करना है, इनको भी पकड़ना है, हराना है। इसके लिए ब्रिगेडियर जनरल शावर्स अक्टूबर के शुरू में, शायद 2 अक्टूबर को दिल्ली से निकलता है सेना लेके। वो पहले रेवाड़ी जाता है और फिर वो झज्जर, दादरी, फरुखनगर होते हुए वो यहाँ भी आता है। अलग अलग डेट्स हैं, कुछ अकाउंट्स 31 अक्टूबर की भी बात करते हैं, कुछ 6 नवंबर की भी बात करते हैं। तो वो जब बल्लभगढ़ आता है, राजा नाहर सिंह को शायद इस बात का भय नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत होगा। कारण एक तो जो संदेश, जिस तरह का मैसेज वो दे रहे हैं, उससे भी उनको थोड़ा लगता होगा अंग्रेज जैसा मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, इन्होंने तो कुछ ऐसा ख़राब अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया नहीं, इन्होंने अंग्रेज़ों को शरण भी दी। जो अंग्रेज़ दिल्ली से भागे थे 11 मई की रात को जान बचा के, इस रास्ते से जो गुजरे, उनको आश्रय भी दिया, उनको भोजन भी दिया, उनको सुरक्षित आगे तक भी भिजवाया। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो एक बात तो ये कि भाई मैंने तो अंग्रेज़ों को मदद दी थी। दूसरी, सिर्फ भागते हुए कोई मदद नहीं दी थी, बल्कि सैन्य मदद भी दे रखी है, तो मेरे साथ तो कुछ गलत करेंगे नहीं। लेकिन इतने भले तो थे नहीं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिस निचले स्तर पर अंग्रेज़ गिरते हैं, उसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। मेरे पास एक पुस्तक है, ये देखें आप, ये मार्टियर राजा नाहर सिंह। इस पुस्तक में एक पत्र का उल्लेख है और ये पत्र लिखा है CB सॉन्डर्स ने। ये दिल्ली के ऑफिशिएटिंग कमिश्नर हैं और 11 नवंबर 1857 को ये पत्र लिख रहे हैं। किसको? मेजर जनरल एन पेनी को। कौन है ये मेजर जनरल एन पेनी? ये कमांडिंग ऑफिसर हैं दिल्ली फील्ड फोर्स के। इनको पत्र लिख के ये बता रहे हैं। ये पत्र मैं आपको दिखाता हूँ और क्लोजअप में भी इस पत्र को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस पत्र में अंग्रेज अधिकारी CB सॉन्डर्स, देखें एक सॉन्डर्स वो भी था जो वर्ष 1928 में बलिदानियों के शिरोमणि भगत सिंह के हाथों जिसका वध हुआ। ये एक और CB सॉन्डर्स है 1857 में। ये लिख रहा है कि जब आपकी सेना यहाँ पहुँची है, आपकी सेना ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है। राजा तो आगे बढ़ के गए थे, राजा को तो लगता था कुछ होगा ही नहीं, कि राजा को जब आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद आपके सैनिकों ने वहाँ राजा के महिलाओं के ना सिर्फ गहने छीने हैं, बल्कि उनके कपड़े तक छीन ले गए। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिख रहे हैं CB सॉन्डर्स मेजर जनरल एन पेनी को। वो लिखते हैं, द राजाज Janana was entered by the troops and his women were deprived not only of their cash and jewels but also even of their clothes। कहते हैं आपके सैनिक महल के उस हिस्से को, जिसको जनाना कहा जाता है, जहाँ महिलाएं रहती हैं, उस हिस्से में आपके सैनिक घुसे और उन्होंने शाही परिवार की, राज परिवार की महिलाओं से कैश और उनके जूल्स, गहने, सिर्फ वही नहीं छीने, बल्कि उनसे उनके कपड़े तक छीन लिए। तो राजा नाहर सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और फिर दिल्ली के लाल किले में 19 दिसंबर 1857 से उन पर मुकदमा चलता है दीवाने खास में। 5 मेंबर का मिलिट्री कमीशन है जिसके प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर जनरल एन चैम्बरलिन।
कुल 8 सिटिंग्स उस मुकदमे की कार्रवाइयों की होती हैं। कई सारे गवाह अंग्रेज़ प्रेजेंट करते हैं, उनमें वो लोग भी हैं जो राजा के दरबार में रहे, राजा के साथ रहे, और अंग्रेज़ भी हैं। और फिर वहाँ बहुत सारे दस्तावेज़ वहाँ दिखाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। विशेष रूप से वो पत्र जो राजा नाहर सिंह ने लिखे थे बहादुर शाह ज़फ़र को, जिन पत्रों में वो बार बार अपनी निष्ठा, अपनी आस्था बहादुर शाह ज़फ़र के प्रति बता रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं और भी फ़ौजियों की भर्ती कर रहा हूँ, मैं और भी भेजूँगा फ़ौजी आपके यहाँ। राजा नाहर सिंह की तरफ से कॉटनी उनके वकील हैं, वो अच्छे से मुकदमा लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं राजा नाहर सिंह को। इन पर 3 चार्ज अंग्रेज़ों ने लगाए थे। पहला चार्ज ये कि आपने ब्रिटिश सब्जेक्ट होते हुए, यानी ब्रिटिश प्रजा होते हुए, आप ब्रिटिश प्रजा हैं, देखिए कहाँ इंग्लैंड से आके वो मालिक बन गए और भारतीय उनकी प्रजा, कि आपने ब्रिटिश सब्जेक्ट होते हुए आपने विद्रोहियों के साथ पत्र व्यवहार किया। इस विद्रोह में उनका साथ देने के लिए उनसे पत्र व्यवहार किया है, उनके साथ आपने कनेक्शन जोड़ा है। अब पत्र व्यवहार तो किया है, लेकिन पत्र व्यवहार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी के विद्रोही सिपाही थे उनके साथ तो नहीं किया। देखिए 2 तरह के लोग विद्रोह में भाग ले रहे थे, एक वो जो अंग्रेज़ों की सेना में थे भारतीय और उन्होंने विद्रोह किया, दूसरे जो उनकी सेना में तो नहीं है, उन्होंने विद्रोह किया। तो बहादुर शाह ज़फ़र के साथ पत्र व्यवहार किया था राजा नाहर सिंह ने, इन्होंने बंगाल आर्मी के विद्रोही सिपाहियों के साथ तो कोई पत्र व्यवहार नहीं किया था, लेकिन ये अपराध एक माना गया। दूसरा कि आपने मैन मनी मटेरियल से हमारे विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा गया, ब्रिटेन के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा गया है विद्रोहियों द्वारा, आपने उसमें मैन मनी मटेरियल से मदद की है। अब मैन भेजे, ये तो ये अपना पत्र में स्वयं ही इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को लिखा है कि मैंने आपको घुड़सवार भेजे हैं और मैं और भी भर्ती कर रहा हूँ, जल्दी भेजूँगा, मैं भी पहुँचूँगा। तो हाँ जी, मैन तो दिए हैं, मनी तो कभी नहीं दिया। 5 मोहर एक बार दी सोने की और 8 एक बार दी, वो ईद के अवसर के ऊपर प्रेजेंट था, तो मनी तो कभी नहीं दिया। तो ये चार्ज तो अंग्रेज़ों ने फिर हटा दिया कि मनी नहीं दिया। मटेरियल, हाँ जी मटेरियल तो भिजवाया है, तो ये आरोप उन्होंने कहा ये सिद्ध होता है। और तीसरा जो आरोप इन पे लगा कि आपने पलवल की टेरिटरी, पलवल का परगना, जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का जिस पे हुकूमत थी, अंग्रेज़ों के उस परगना को आपने ज़बरदस्ती उसको आपने छीन लिया, उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया, आपने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया, इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया आपने उस टेरिटरी को। अब ऑक्यूपाई तो किया था इन्होंने, लेकिन ऑक्यूपाई करके इन्होंने पत्र लिख के अंग्रेज़ों को बताया था कि मैं तो आपके बिहाफ पे ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा हूँ, मैं नहीं संभालूंगा तो विद्रोही संभाल लेंगे, वो आ जाएंगे, मैं तो आपके बिहाफ पे कर रहा हूँ। खैर ये सारे 3 आरोप इन पे लगाए और इनके वकील कॉटनी ने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा। उन्होंने बताया, कहा कि देखें बहादुर शाह ज़फ़र के साथ विद्रोहियों की 40-50 हज़ार की सेना थी और दिल्ली से सिर्फ 20 मील दूर पे राजा नाहर सिंह बैठे हैं, इनके पास तो सिर्फ 1000 सिपाही हैं। उन 1000 के भरोसे 40,000 के विरुद्ध, 50,000 के विरुद्ध तो ये नहीं जा सकते थे। अगर ये उस समय उतना सा साथ उनका नहीं देते तो कहते हैं कि भाई फिर तो वो यहाँ आके बल्लभगढ़ पे ही कब्ज़ा कर लिए होते और इनकी स्वयं की जान को, परिवार को, इनको खतरा होता। और देखें धमकी तो उन्होंने सबको दी हैं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी धमकी दी थी झांसी में जब विद्रोह हुआ, और दिल्ली में आके बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देते, उनको धमकी दी थी। तो ये तो सभी जगह हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखें जी, इन्होंने मदद क्या की, कोई 1 रुपया उनको दिया नहीं और स्वयं बुलाते रह गए राजा नाहर सिंह को। बहादुर शाह ज़फ़र ये तो एक बार गए भी नहीं, और जितनी सी वो मदद की थी, वो मदद क्या थी, वो तो कुछ भी मदद नहीं थी। ये तो मदद तो आपकी कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी बात को नहीं सुना। अंत तो गतवा 2 जनवरी 1858 को इनको दोषी ठहरा दिया, फांसी की सज़ा सुना दी गई
और फिर आया अंत तो गतवा 9 जनवरी 1858 का दिन। उस दिन दिल्ली के चांदनी चौक में, वहाँ कोतवाली हुआ करती थी उस ज़माने में, कोतवाली के सामने इनको फांसी दे दी गई। इस तरह राजा नाहर सिंह बलिदान हो गए। एक बात देखें, आज जो बातें हमने की इससे संभव है कुछ साथियों की भावनाएं आहत हों, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो क्यों आहत हो सकती हैं? हमने जैसी कहानियाँ अपने बड़ों की सुनी हैं, उस तरह जिस तरह की इमेज हमने क्रिएट कर ली होती है, कई बार वो यथार्थ से अलग होती है। और जब यथार्थ से अलग होती है तो हमको कष्ट पहुंचता है, पर ये साहस तो अपने को करना होगा। और ये भी मैं बताता चलूँ, हम क्यों ऐसी अपेक्षा इनसे करें कि ये हाँ जी भगत सिंह की तरह इन्होंने व्यवहार करना चाहिए था या किया था। वो ज़माना अलग था। 1857 का भारत 1927 का भारत नहीं था। उस समय लड़ाइयाँ किस तरह की थी? मेरठ में विद्रोह किस लिए हो रहा था? इसलिए नहीं कि भारत को आज़ाद करवाना है। भारत को आज़ाद करवाने की बात कहाँ थी? जिन्होंने मेरठ में विद्रोह किया था वो तो अंग्रेज़ों की सेना में तो भर्ती हो रखे थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलके उस घटना से पहले कितने भारतीय राजाओं के विरुद्ध लड़े थे, भारतीय राजाओं को हराया था और अंग्रेज़ों के राज में उनको मिला लिया था। फिर जो राजा लड़ रहे थे वो भी अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। कुछ जगह जनता भी विद्रोह कर रही थी, उनकी अपनी शिकायतें थी, टैक्स का भार, बहुत सारे कारण थे, धार्मिक कारण, बहुत सारे कारण थे। लेकिन भारत एक राष्ट्र मेरा देश, इस पर बाहर से आए अंग्रेज़ों का राज, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना है, भारत माता को मुक्त कराना है। ये भाव जन जन तक पहुँचने में तो बहुत वर्ष लगे थे। जिस समय बलिदानियों के शिरोमणि भगत सिंह यहाँ आते हैं मैदान में, आदर्श की उस बुलंदी पे होते हैं, वो समय बहुत बाद में आया। इनके समय में 1857 के उस संग्राम के समय प्रश्न दूसरे थे, विचारधारा दूसरी थी। उसके अनुसार उन परिस्थितियों में जैसा उनसे बन सका उन्होंने किया और हमें उसी रूप में स्वीकार करने का साहस होना चाहिए, वो धैर्य होना चाहिए। आज की कहानी, आज की जानकारी इतनी ही। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जहाँ जहाँ असहमति हो वो भी ज़रूर बताएं। आपके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।